नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका झारखंड रीडर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के जनजातियों में सबसे प्रमुख जनजाति संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में झारखंड की जनजातियों से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। झारखंड में जितने भी जनजाति हैं, सभी जनजातियों के बारे में डिटेल में अलग अलग वीडियो में हम लोग जानेंगे, जिसमें मैं बीच बीच में आप लोगों को प्रीवियस ईयर में आए प्रश्नों के बारे में बताता चलूंगा। तो चलिए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से आज के इस क्लास का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जानते हैं संथाल जनजाति के बारे में। संथाल जनजाति झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम स्थान की बात करें तो भील जनजाति का स्थान प्रथम है और द्वितीय स्थान पर गोंड जनजाति आती है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 35%। संथाल जनजाति की जनसंख्या कुल जनजाति की जनसंख्या का 35% है। झारखंड में आने से पहले संथाल जनजाति का निवास स्थान पश्चिम बंगाल था, जहां संथालों को सावतार के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति के सर्वाधिक लोग झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। झारखंड आने से पहले संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में रहा करती थी, जहां इन्हें सावतार कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में भी संथाल जनजाति के लोग पाए जाते हैं, परंतु झारखंड में ये लोग पश्चिम बंगाल से पलायन करके आए थे। उस समय इन्होंने झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने लगे और इसलिए इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। संथाल परगना के अलावा संथाली लोग हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी रहते हैं। संथाल जनजाति के लोग झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार और पलामू के क्षेत्र में भी रहते हैं। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल जनजाति के निवास स्थान को दामिन ए कोह कहा जाता है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल जनजाति का जो निवास स्थान है उसको दामिन ए कोह भी कहा जाता है। ठीक है, ये संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से समूह से है। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एक शाखा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की शारीरिक विशेषताओं का समावेश होता है। इसमें भारत की अधिकांश जनजातियां आ जाती हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह में भारत की अधिकांश जनजातियां आ जाती है। ऐसे समूह के लोगों की शारीरिक रचना की बात करें तो इनका हाइट थोड़ा सा छोटा होता है, सिर लंबा होता है और बाल घुंघराले होते हैं। और त्वचा के रंग की बात करें तो इनके त्वचा का रंग चॉकलेटी टाइप का होता है। तो इनके त्वचा का रंग चॉकलेटी जैसा होता है। नाक चौड़ी होती है, होंठ मोटे होते हैं और बालों का रंग काला होता है। आंखें भी काली होती है और भूरी भी आंखें देखी गई है। तो प्रजातीय दृष्टि से और भाषाई दृष्टि से भी देखा जाए तो संथाल ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से समानता रखती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार प्राचीन भाषा परिवार है जो मुख्य रूप से भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। संख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की सबसे बड़ी भाषा क्या है? संथाली है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। संथाली भाषा संथाल जनजाति की भाषा है, तो यह सबसे बड़ी भाषा है। इसके दृष्टिकोण से तो संख्या के दृष्टिकोण से यह सबसे बड़ी भाषा मानी जाती है। संथाल जनजाति बसे हुए किसानों का समूह से संबंधित है। यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है
कि संथाल जनजाति किस समूह से संबंधित है, जिसमें 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन दिए गए थे, तो आपका ये उत्तर सही होगा। अब हम लोग बात करें इनके संस्थापक पिता की। संथालों के संस्थापक पिता किसे माना जाता है? लुगु बुरु को माना जाता है, और यहाँ से भी एक प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया है। इन दोनों पॉइंट से परीक्षा में प्रश्न आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो संथालों की प्रमुख भाषा कौन सी है? संथाली है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से एक भाषा संथाली है। संथाली भाषा 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। संथालों की भाषा संथाली 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन किया गया था 2003, जिसके आधार पर संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से 22वें स्थान पर संथाली भाषा को रखा गया है। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है। तो ओल चिकी जिसका आविष्कार किसने किया था? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट भी आपका इम्पोर्टेंट निकल कर सामने आ रहा है, और इसके पहले ये जो मैंने संथाली भाषा के बारे में बताया था, ये भी आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट निकल कर के सामने आ रहा है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स कवर कराए जाएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग संथाल जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। संथालों को 4 हड़ों में विभाजित किया जाता है। हड़ों का मतलब क्या होता है? वर्ण या फिर वर्ग, जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है। हड़ों का मतलब होता है वर्ग या फिर वर्ण। संथाल जनजाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है किस्कू वर्ग, मुर्मू वर्ग, सोरेन वर्ग, मरुंडी वर्ग। ये 4 वर्ग में संथाल जनजाति को विभाजित किया गया है। किस्कू वर्ग जो कि राजा वर्ग से संबंधित है, मुर्मू वर्ग जो कि पुजारी वर्ग से संबंधित है, सोरेन वर्ग जो कि सिपाही वर्ग से संबंधित है, और मरोड़ी वर्ग जो कि कृषक वर्ग से संबंधित है। संथाल जनजाति में 12 गोत्र होते हैं। गोत्र को इनकी भाषा में कीली कहा जाता है, और इन 12 गोत्रों के उपगोत्र भी होते हैं, जिसको उपगोत्र को इनकी भाषा में खूंट कहा जाता है। तो संथाली जनजाति में टोटल 144 उपगोत्र होते हैं। इसे याद करने का तरीका क्या है? इसे याद करने का तरीका यही है कि 12 गोत्र संथाल जनजाति में 12 गोत्र होते हैं। इसको अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 144 उपगोत्र होते हैं, या फिर आप लोग इसे 12 का स्क्वायर करके भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। 12 गोत्र संथाल जनजाति में होते हैं और 144 उपगोत्र होते हैं। गोत्र को संथाल लोग किली के नाम से जानते हैं और उपगोत्र को खूंट के नाम से जानते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं। आपका उत्तर होगा 12 गोत्र पाए जाते हैं। जब गोत्र से सवाल पूछ चुका है तो आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि संथाल जनजाति में कुल कितने उपगोत्र पाए जाते हैं, तो आपको ये दोनों ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए गोत्र में हम लोग आगे बढ़ें तो सबसे पहले जानते हैं कि 12 गोत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गोत्र का नाम और यहाँ पर लिखा है उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मरांडी गोत्र में, तो इनका प्रतीक चिन्ह है माडरा घास। इसके बाद हम लोग हांसदा गोत्र की बात करें
तो हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह है जंगली हंस। मुर्मू गोत्र तीसरे नंबर पर आता है और इसको हम लोग नीलगाय प्रतीक से पहचानते हैं। फिर आते हैं चोंडे गोत्र के बारे में। तो चोंडे गोत्र का प्रतीक है छिपकली। हेम्ब्रम गोत्र, इसका प्रतीक है पान पत्ता। उसके बाद सोरेन गोत्र होता है एक, जिसका प्रतीक है पक्षी। और टुड्डू गोत्र, इसका भी प्रतीक क्या है, पक्षी ही है। उसके बाद हम लोग जानते हैं गोत्र में आगे, तो बास्के एक गोत्र है जिसका प्रतीक चिन्ह है नाग सांप। इसके बाद पौड़िया एक गोत्र है जिसका प्रतीक क्या है, कबूतर है। उसके बाद बेदिया भी एक गोत्र है संथाल जनजाति में, जिसका प्रतीक क्या है, भेड़ा। और उसके बाद बेसरा भी एक प्रकार का गोत्र है जिसका प्रतीक है बाज। और उसके बाद किस्कू भी एक प्रकार का गोत्र है, और जिसके प्रतीक की बात करें तो ये कहीं भी इस पे प्रतीक के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो इसे आप लोग ब्लैंक ही छोड़ देंगे। अब संथालों में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। अब यहाँ पर मैं गोत्र की बात कर रहा हूँ, तो गोत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जान लेते हैं कि संथाल जनजाति में गोत्र, एक ही गोत्र में विवाह करना मनाही है। इसका मतलब क्या है कि संथाल जनजाति अंतरजातीय विवाही समूह है। संथाल जनजाति में एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता। इस जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन भी नहीं है। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के बापला का प्रचलन है। बापला का अर्थ होता है विवाह। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के बापला का प्रचलन है। बापला का अर्थात क्या होता है, विवाह होता है। अब हम लोग विवाह के बारे में कुछ जाने, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किरिंग विवाह, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध विवाह पद्धति है संथाल जनजातियों की। किरिंग विवाह के अंतर्गत मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय होता है। किरिंग विवाह के अंतर्गत वर और वधू के पक्ष के बीच मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय होता है। इसके बाद हमारा आता है गोलाइटी विवाह का नंबर। गोलाइटी विवाह क्या होता है, ये गोलट विवाह होता है। इसके बाद टुनकी दिपिल बापला के बारे में जाने, तो यह गरीब परिवारों में प्रचलित विवाह पद्धति है, जिसमें कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान देकर के विवाह करवाया जाता है। अब आते हैं धरदी जाम्बाय बापला। धरदी जाम्बाय बापला एक ऐसी विवाह पद्धति है जिसमें विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बनकर रहना पड़ता है। इसके बाद स्थान आता है अपगिर बापला का। अपगिर बापला ऐसी विवाह पद्धति है जिसमें लड़का और लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह करवाया जाता है। अपगिर बापला पद्धति में लड़का और लड़की के बीच प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह करवाया जाता है। इसके बाद आता है इतुत बापला का स्थान। इतुत बापला में क्या होता है, पसंद के लड़के से जो वधू होती है, वह पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह करना और बाद में लड़की के घर वालों द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। इतुत बापला में जब वर वधू में विवाह संभव नहीं हो पाता है, तब इतुत बापला के माध्यम से लड़का किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह करता है और बाद में लड़की के घर वाले इस विवाह की स्वीकृति दे देते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो निर्बोलक बापला के बारे में जानते हैं। लड़की के द्वारा हठ पूर्वक पसंद के लड़के से के साथ रहना तथा बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह करवाया जाता है। निर्बोलक बापला में लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ उसके घर पे रहती है और उसके बाद पंचायत इन दोनों का विवाह करवाती है। बहादुर बापला यह ऐसी विवाह पद्धति है जिसमें लड़का लड़की के द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह किया जाता है। बहादुर बापला में लड़का और लड़की एक साथ जंगल में भाग जाते हैं और वहां पर प्रेम विवाह करते हैं। इसके बाद राजा रानी बापला का स्थान आता है। राजा रानी बापला गांव की स्वीकृति से किया गया प्रेम विवाह होता है।
इसके बाद सांगा बापला के बारे में जाने तो विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विधुर या परित्यक्त पुरुष से विवाह किया जाता है। जो स्त्री विधवा होती है या फिर जिसे तलाक दे दिया जाता है, उस स्त्री का विधुर या फिर जिस पुरुष को तलाक दिया गया है उस पुरुष से विवाह करवाया जाता है। इसी को कहा जाता है सांगा बापला। किरिंग जवाय बापला एक ऐसी विवाह पद्धति है जिसमें लड़की के द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह होता है। इन सभी विवाह पद्धति में सबसे प्रचलित है किरिंग बापला, जिसके अंतर्गत माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। संथाल जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति में लड़के के पक्ष के द्वारा लड़की के पक्ष को वधु का मूल्य दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। इससे एक प्रश्न आ चुका है, इसलिए ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा बिटलाहा सजा होता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है। यह सजा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो निषिद्ध यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है। सजा के बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंत में जानेंगे विस्तार से। तो आप लोगों का ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, और अब हम लोग सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण के बारे में जानते हैं। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण में सबसे पहले हम लोग युवा गृह के बारे में जाने तो युवा गृह को घोटुल कहा जाता है इनकी भाषा में। विवाह को ये लोग बापला के नाम से जानते हैं। वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। गांव को आतो कहा जाता है और गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। गांव के उप प्रधान को क्या कहा जाता है? पुरानिक या प्रमाणिक कहा जाता है। मांझी का सहायक जोग मांझी होता है और गांव का संदेशवाहक गुड़ैत या गुड़ाइत होता है। चलिए इसमें आगे हम लोग बढ़ें तो आगे हम लोग देखते हैं ग्राम प्रधान अर्थात मांझी के पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दोनों होते हैं। मांझी थान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती है। इन सभी विषय पर हम लोग वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे विस्तार से, जब हम लोग वीडियो के अंत में शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो मांझी थान में संथाल गांव की पंचायतें बैठती है। महिलाओं को मांझी थान में जाना वर्जित है। मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित माना जाता है संथाल जनजाति में। इसके बाद आषाढ़ माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है। संथाल जनजातियों के जितने भी त्योहार होते हैं उनकी शुरुआत कब होती है? उनकी शुरुआत होती है आषाढ़ माह में। संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। चित्रकारी के काम में संथाल जनजाति के लोग बहुत ही निपुण होते हैं, इसलिए इस जनजाति में विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है। कौन सी चित्रकला पद्धति है? वो है कॉम्ब कट चित्रकला पद्धति। ऐसे चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। संथाल जनजाति में गोदना गोदवाने का प्रचलन भी पाया जाता है। गोदना एक प्रकार का टैटू बोल सकते हैं। ऐसे टैटू होते हैं जो हरे कलर के होते हैं। तो इस तरह के गोदना गोदवाने का प्रचलन संथाल जनजाति में पाया जाता है। संथाल जनजाति के पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्यतः सिक्के का चित्र होता है तथा बिना सिक्के के चित्र वाले पुरुषों के साथ संथाल जनजाति की कोई भी लड़कियां विवाह करना पसंद नहीं करती हैं। संथाल जनजाति में माह को बोंगा कहा जाता है और माघ बोंगा से माह के वर्ष की शुरुआत होती है। माघ बोंगा एक प्रकार का महीना होता है, इससे इस जनजाति के वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। अब हम लोग संथाल जनजाति के प्रमुख त्योहार के बारे में जानते हैं। संथाल जनजाति में सबसे प्रमुख त्योहार है बाप पर्व, जिसको सरहुल के नाम से जानते हैं, और इसी के साथ साथ अन्य भी त्योहार हैं जैसे कर्मा हो गया, इरोक हो गया। इरोक ऐसा त्योहार होता है जो आषाढ़ माह में बीज बोते समय इस त्योहार को मनाया जाता है।
उसके बाद बंधना है। हरियाड़, हरियाड़ एक ऐसा त्योहार है जो सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। जापाड़, सोहराई, सोहराई एक त्योहार है संथाल जनजाति में जो कार्तिक अमावस्या में पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। फिर सकरात, सकरात भी संथाल जनजाति का एक ऐसा त्योहार है जो पूस माह में घर परिवार की कुशलता के लिए मनाया जाता है। भागसिम, भागसिम माह माघ में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्ष के लिए ओहदे की स्वीकृति के लिए देने के लिए मनाया जाता है। बाहा त्योहार फागुन माह में शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली होती है। ऐसे अन्य भी त्योहार संथाल जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं। तो हम लोग सभी जनजातियों के त्योहारों के बारे में एक त्योहार का प्रमुख त्योहार का चैप्टर होगा, हम लोग उसमें डिटेल से जानेंगे। ये अभी हम लोगों ने शॉर्ट में कुछ इम्पोर्टेंट त्योहार के बारे में जाना है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो संथाल जनजाति मूलतः खेतीहर है जिनका रूपांतरण कृषकों के रूप में हो रहा है। संथाल जनजाति मूलतः खेतीहर होते हैं लेकिन अब इनका रूपांतरण कृषकों के रूप में होता जा रहा है। संथाल चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं जिसे हड़िया या पोचाई कहा जाता है। चावल से बनने वाले शराब संथालों की सेवन करने वाली पेय पदार्थ होती है। संथाल जनजाति के लोग चावल से बने शराब का सेवन करते हैं जिसे ये लोग हड़िया या फिर पोचाई कहते हैं। संथाल संथाल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं। अब हम लोग संथाल जनजाति के धार्मिक व्यवस्था के बारे में कुछ जान लेते हैं। संथाल जनजाति के लोगों का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। इन्हें संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं? ठाकुर जी भी कहते हैं, जो सृष्टि के रचयिता भी माने जाते हैं। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है? मरांग बुरु है। संथालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है जिसका निवास स्थान जाहिर थान है। जाहिर थान एक ऐसा स्थान है जो गांव के बाहर के एक किनारे पर सखुआ या महुआ पेड़ों के झुरमुट के बीच होता है जहां पर जहेर एरा और उनके साथ साथ अन्य संथालों के प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। संथालों का प्रधान ग्राम देवता कौन है? जाहिर एरा है और उनका निवास स्थान है गांव के बाहर एक किनारे पर सखुआ का पेड़ या फिर महुआ का पेड़ के झुरमुट के बीच, जहां पर जहेर एरा और उनके साथ साथ संथालों के अन्य प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं संथालों के गिरी देवता की। संथालों के गिरी देवता को ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। संथालों के गांव के बीच में एक मांझी थान जगह होता है जहां पर गांव का मांझी पूजा पाठ करता है। मांझी थान मांझी हड़ाम बोंगा का निवास स्थान भी माना जाता है। मांझी थान हड़ाम बोंगा का निवास स्थान भी माना जाता है। मांझी थान में गांव की पंचायतें भी बैठती हैं। मांझी थान स्थान संथालों के गांव के बीच का एक स्थान होता है जिसमें गांव की पंचायतें भी बैठती है और इसके साथ साथ मांझी थान हड़ाम बोंगा का निवास स्थान भी माना जाता है। गांव के मुखिया का घर बीच में मांझी थान के पास होता है। गांव का मुखिया का घर कहाँ होता है? मांझी थान के पास ही होता है। गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है। जादू टोने के मामले में बात की जाए तो संथाली स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती है। संथालों में शव को जलाने और दफनाने इन दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन है। अब हम लोग बात करें संथालों की शासन व्यवस्था के बारे में। प्रत्येक संथाल ग्राम में एक ग्राम पंचायत होता है जिसका प्रमुख मांझी होता है। मांझी अपनी पंचायत का सभापति भी होता है। प्रत्येक संथाल ग्राम में एक ग्राम पंचायत होती है जिसका प्रमुख मांझी होता है और मांझी अपनी पंचायत का सभापति होता है।
मांझी को गांव का के प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। मांझी ग्रामीणों से संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। मांझी का सहायक परानिक होता है जो कि ग्राम का उप प्रधान के पद पर भी कार्य करता है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों का निष्पादन परानिक ही करता है। मांझी का अन्य सहायक जोग मांझी होता है। मांझी का एक सहायक है परानिक और दूसरा सहायक है जोग मांझी। परानिक उप प्रधान होता है और जोग मांझी का कार्य क्या होता है, वह समाज के लोगों के आचरण पर नजर रखता है। जोग मांझी वैवाहिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता करता है। जोग मांझी को संथाली युवक युवतियों का सरदार माना जाता है। संथाली युवक युवतियों का सरदार जोग मांझी को माना जाता है। संथाल समाज के लोगों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं का एकत्रीकरण गुड़ैत करता है। गुड़ैत संथाल समाज के लोगों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं को जमा करता है और एक संदेश वाहक के रूप में सभी सूचनाओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है। गुड़ैत एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है और वो सभी समाज के लोगों से संबंधित सूचनाओं को जमा करके उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद 5 से 8 गांव पर एक देश मांझी होता है। संथालों के प्रत्येक गांव पर एक मांझी होता है और ऐसे 5 से 8 गांवों को मिला करके उसके ऊपर एक देश मांझी होता है। तो 5 से 8 संथाली गांवों के ऊपर देश मांझी कार्य करता है। देश मांझी एक ऐसे विषय का निपटारा करता है जिसका गांव स्तर पर समाधान नहीं हो पाता। जिन विषयों को मांझी द्वारा देश मांझी के पास निपटाने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी समस्याएं जिसका समाधान मांझी के द्वारा नहीं हो पाता है उसे मांझी के द्वारा देश मांझी के पास भेज दिया जाता है, जो कि 5 से 8 गांव के ऊपर कार्य करता है। 15 से 20 गांव को मिला करके परगना का निर्माण होता है। प्रत्येक परगना का प्रधान परगनैत होता है। 15 से 20 गांवों को मिला करके परगना का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक परगना का प्रधान कौन होता है, परगनैत होता है। संथाल समाज की जो सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्था है वह परगनैत है। ऐसे विषय जिनका निपटारा मांझी या फिर देश मांझी के द्वारा नहीं हो पाता है, मांझी प्रत्येक गांव का प्रधान। देश मांझी कौन होते हैं, 5 से 8 गांवों के ऊपर कार्यरत जो होते हैं वो देश मांझी होते हैं और 15 से 20 गांवों के ऊपर परगनैत होता है। तो ऐसे समस्या जो मांझी और देश मांझी के द्वारा समाधान नहीं किया जा सकते हैं, उन समस्याओं को परगनैत के द्वारा समाधान किया जाता है। परगनैत एक से अधिक गांवों के बीच हुए विवादों का निपटारा भी करता है। संथाल समाज में सबसे उच्च स्तर का कार्य परगनैत का होता है, इसलिए परगनैत एक से अधिक गांवों के बीच के विवादों का निपटारा भी करता है। अब अपराध के लिए दी जाने वाली सजाओं के बारे में जानते हैं। तो संथाली समाज में अपराध के लिए कई सजाओं का प्रावधान बनाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से एक एक करके जानते हैं। संथाली समाज में अपराध के लिए आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक ये तीनों प्रकार के दंड का प्रावधान है। सगोत्रीय विवाह, विजातीय विवाह, गैर जनजातीय विवाह, यौन अपराध और अन्य गंभीर अपराधों के लिए सबसे कठोर सजा दी जाती है जिसका नाम है बिटलाहा सजा। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार होता है। तो संथाल समाज में सबसे बड़े अपराध की बात करें तो सगोत्रीय विवाह, एक ही गोत्र में विवाह करना एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। उसके बाद विजातीय विवाह भी एक प्रकार का अपराध ही माना जाता है। गैर जनजातीय विवाह भी संथाल समाज में अपराध ही है। यौन अपराध भी संथाल समाज में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है और इसके साथ साथ अन्य गंभीर अपराधों के लिए बिटलाहा सजा दी जाती है। बिटलाहा सजा सामाजिक बहिष्कार की सजा होती है।
इसके बाद हम लोग जानते हैं जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसके लिए जुर्माना, भोज-भात की व्यवस्था करना और इत्यादि जैसे दंड दिए जाते हैं। तो छोटे मोटे अपराध के दोषी व्यक्ति को समाज के सामने क्षमा मांगना पड़ता है और उसके बाद लोगों के लिए सामूहिक भोज-भात की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके बाद दोषी व्यक्ति के अपराध समाप्त हो जाते हैं और वह पुनः संथाली समाज का भाग बन जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो संथाल जनजाति के ऊपर। इसके बाद हमारा अगला वीडियो होगा उरांव जनजाति के ऊपर। उरांव जनजाति जो कि झारखंड का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। अंत में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आज के इस क्लास का PDF नोट्स आप झारखंड रीडर्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों के साथ विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।